हेलो दोस्तों, आज का हमारा टेस्ट का टॉपिक है सरल रेखीय गति। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक खिलाड़ी आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ में पूर्ण चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा। अब हमें जो समय दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकंड का, इसे हम सेकंड में बदलने पर हमें 140 सेकंड प्राप्त होता है। और हमें यह दिया हुआ है कि एक चक्कर का जो समय है, जिसे हम आवर्तकाल कहेंगे, 40 सेकंड है। तो हमें इस प्रकार 3.5 चक्कर पूरे होंगे। तो 3.5 चक्कर में जो 3 चक्कर पूरे होंगे तब तक इसका जो विस्थापन है वो शून्य होगा। और जो अंतिम आधा चक्कर है, अंतिम जो आधा चक्कर है उसमें जो विस्थापन है, विस्थापन व्यास के समान होगा और व्यास होता है 2r। तो हमारा उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 2r, मतलब बी उत्तर इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि दो कण ए व बी का जो विस्थापन समय ग्राफ है वो सरल रेखाएं हैं, जो कि समय अक्ष के साथ क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो इनके वेगों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो इसमें जो समझने वाली बात है कि यदि हम y अक्ष के अनुदिश विस्थापन को बनाएं, प्रदर्शित करें और x अक्ष के अनुदिश समय को प्रदर्शित करें, तो हमें जो ग्राफ दिया हुआ है, ये जो सरल रेखीय ग्राफ है, इसका यदि हम ढाल निकालें तो हमें प्राप्त होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी वेग होता है। अतः यहाँ से हमें ध्यान में रखने वाली जो बात क्या है कि विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल है वेग को व्यक्त करता है। तो अब हमें फर्स्ट कण, एक कण का जो ग्राफ है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो एक कण का जो वेग है वो होगा टेन थीटा, मतलब 1030 डिग्री। तो 1030 से उत्तर आएगा 1/√3। और जो दूसरा कण है उसका जो ग्राफ है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो उसका वेग होगा 1060, तो √3 हो गई। इसको हल करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 1/3। तो कण ए और कण बी के जो वेगों का अनुपात है हमें 1/3 प्राप्त हो रहा है। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो उत्तर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक कार आधे समय तक 80 किलोमीटर पर आवर और शेष आधे समय में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो उसकी जो औसत चाल है वो हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि जब आधे समय का जिक्र हो तो हमें औसत चाल का सूत्र याद होना चाहिए, v1 + v2/2। इसे हमारा समय बचेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि v1 दिया हुआ हमें 80, v2 दिया हुआ 40, तो 80 + 40/2। तो इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार हमें इसका जो उत्तर है वो ए प्राप्त हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सी जो गति है वो एक विमीय गति है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी पर उतरते हुए हवाई जहाज की गति, तो हवाई जहाज की जो गति है हमेशा त्रिविमीय होती है। फिर दूसरा है सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी की गति, तो ये 2 विमीय गति होगी। फिर चलती हुई ट्रेन के पहियों की गति, तो इसको हम कहेंगे लौटनी गति। तो हमारा जो उत्तर बचा कि सीधे रेल मार्ग पर दौड़ती हुई ट्रेन की गति एक विमीय होगी, तो हमें यहाँ पर डी प्राप्त हो जाएगा। और तो इस प्रकार हमें डी प्राप्त हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की नियत चाल से गतिमान है। 850 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इसके अंदर हम समझते हैं कि जो पुल को पार करने में जो तय की जाने वाली दूरी है वो रेलगाड़ी की दूरी होगी और पुल की भी दूरी होगी। क्योंकि यहाँ पर हम क्या समझते हैं कि ये जैसे रेलगाड़ी है और यहाँ पर ये पुल है, तो ये तो पुल है और ये इसमें ये गाड़ी है। तो जब हम इसमें पार करेंगे तो इसका मतलब जिस समय ये रेलगाड़ी यहाँ होगी
मतलब यहाँ पर जो है इसका इंजन है, और जब पार करेगी तब इसका ये पीछे का भाग है। तो इस प्रकार इसमें पुल की लंबाई भी ऐड करेंगे और इसमें रेलगाड़ी की भी लंबाई ऐड करेंगे। तो इस प्रकार हमारी जो दूरी है वो ये काउंट हो जाएगी पूरी। तो इस प्रकार हमें इसकी जो दूरी है वो हमें प्राप्त हो रही है 1000 मीटर, और इसका जो वेग है किलोमीटर में, तो इसे हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। इसको हल करने पर हमें जो प्राप्त हो रहा समय वो 80 सेकंड आएगा। तो रेल को पुल को पार करने में जो समय लगेगा वो 80 सेकंड आएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि एक कण 10 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ में 5 सेकंड में घूमता है, तो कण का औसत वेग ज्ञात करें। तो औसत जो वेग है उसका सूत्र होता है कि कुल विस्थापन बटा कुल समय। अब यहाँ पर अर्धवृत्ताकार पथ है, अर्धवृत्ताकार पथ में जो विस्थापन है वो होता है व्यास। तो हमारे यहाँ पर त्रिज्या 10 मीटर है तो व्यास हो जाएगा 20 मीटर, और यहाँ पर जो समय हमको 5 सेकंड दिया हुआ है तो 5 सेकंड का भाग देंगे हम, तो 20 में 5 का भाग देंगे तो 4 मीटर पर सेकंड हमें उत्तर प्राप्त होगा, जो कि डी है। तो इस प्रकार हमें औसत वेग प्राप्त होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक कार गति की प्रथम आधी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर के नियत वेग से तय करती है। तो औसत वेग हमें ज्ञात करना है। तो जब हमें क्वेश्चन में आधी दूरी का जिक्र हो तब हमारा सूत्र आता है 2v1v2 बटा v1 प्लस v2। तो इस सूत्र से हमें टाइम बचेगा। तो अब यहाँ पर हम v1 की जगह 40 रख देंगे, v2 की जगह 60 रख देंगे, और v1 प्लस v2 हमारा यहाँ पर आ रहा है 100। तो इसको हल करने पर हमें प्राप्त हो रहा है औसत वेग 48 किलोमीटर पर घंटा। तो इस प्रकार हमें जो उत्तर मिल रहा है उसमें उसके अनुसार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी पिंड का तात्क्षणिक वेग निम्न में से किसके द्वारा मापा जा सकता है। तो तात्क्षणिक वेग दो प्रकार से माप सकते हैं। एक तो हमें जब ग्राफ दिया हुआ हो तब, और दूसरा हमें स्पीडोमीटर, जिसको हम गतिमापी भी बोलते हैं। तो स्पीडो जो मीटर है, स्पीडोमीटर हमेशा ही तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक चाल को नापता है। तो ये वाहन में लगाया हुआ होता है और वो हमें स्पीडोमीटर द्वारा हम इसकी तात्क्षणिक चाल को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा गतिशील पिंड का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें हमको क्या करना है कि यदि वाई अक्ष की ओर हम वेग को व्यक्त करें, एक्स अक्ष की ओर हमें समय को व्यक्त करें, तो हमें उस ग्राफ का जो ढाल है, माना कि ग्राफ सरल रेखीय, तो इसका जो ढाल है तो हमें यहाँ पर मिलेगा डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। तो इसके हिसाब से हमें त्वरण प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर आएगा सी आएगा कि वेग समय ग्राफ का जो ढाल है वो हमें त्वरण को व्यक्त करेगा, और इसका उत्तर त्वरण आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूरा हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा कि कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है और इसका जो मंदन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 5वें सेकंड में तय की गई दूरी, तो 5वां सेकंड का मतलब यहाँ पर है ओनली 1 सेकंड ही है। तो 1 सेकंड का जो सूत्र है वो हमारा होता है u प्लस a बटा 2 और 2t माइनस 1 होता है। अब इस सूत्र को यदि हम अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर मंदन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में अपन यहाँ -2 काम मिल रहे हैं, और प्रारंभिक चाल 10 है तो 10 हम यहाँ पर रख रहे हैं, और समय इसमें 5वां सेकंड है तो यहाँ पर हम 5 रख रहे हैं। तो हमारे इस सूत्र में रखने पर हमें इसका उत्तर प्राप्त हो रहा है 1 मीटर। तो 5वें सेकंड में जो चली गई दूरी है वो हमें 1 मीटर प्राप्त हो जाएगी। तो इसका उत्तर आएगा हमारा ए उत्तर आ जाएगा इसमें। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण से गतिमान किसी पिंड का जो वेग है 10 मीटर पर सेकंड है, तो 4 सेकंड के अंतराल के पश्चात इसका वेग क्या होगा। तो हमें जो गति का समीकरण है फर्स्ट, उसके हिसाब से हमें इसमें ये सूत्र लगाना है v = u + at। अब यहाँ पर एक समान त्वरण हो रहा है इसलिए प्लस आ जाएगा, यदि मंदन होता तो माइनस भी आ सकता है।
तो यहाँ पर u के स्थान पे 10 आएगा जो हमें दिया हुआ है। त्वरण इसमें 2 दिया हुआ है तो हम 2 रख देंगे, और टाइम हमें 4 सेकंड दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से हमें 18 प्राप्त हो रहा है, 18 मीटर पर सेकंड। तो इसके अनुसार हमारा जो उत्तर है वो डी आ जाएगा। तो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, 12 में क्या है, एक सरल रेखा में गतिशील पिंड का प्रारंभिक वेग है 7, इसका एक समान त्वरण है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 5वें सेकंड में दूरी ज्ञात करनी है। अब इसके जस्ट जो पहले क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है। इसके अंदर हमको क्या करना है कि प्रारंभिक जो वेग है वो 7 दिया हुआ है। अब इसमें एक समान त्वरण दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से इसमें +4 उत्तर लिख देंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर 5वां सेकंड है तो 5वां सेकंड यहाँ रख देंगे। सूत्र में रखने के बाद हमें जो उत्तर प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 25 मीटर। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट है इसमें। तो इस प्रकार हम इसमें सूत्र लगाएंगे और उत्तर प्राप्त हो जाएगा 25 मीटर प्राप्त हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 40 मीटर पर घंटा की चाल से गति करती हुई एक कार को ब्रेक लगाकर 2 मीटर पर रोका गया है, और यदि वही कार 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो उसकी न्यूनतम दूरी क्या होगी जब उसे रोका जा सके। तो इस क्वेश्चन में हमें जो सूत्र काम में लेना है वो लेना है कि दूरी समानुपाती यू स्क्वायर। ये कहाँ से आएगा हमारे कि ब्रेक द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, तो बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के समान होता है। और इस थ्योरम को हम जब काम में लेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा कि कोई भी जो गाड़ी है उसकी चाल बढ़ने से और घटने से उसका बल नियत रहेगा एक तो, और गतिज ऊर्जा अंतिम शून्य होगी, प्रारंभिक 1/2 mu² होती है। तो उसके अनुसार हम ये सूत्र लगा देंगे। तो इस सूत्र को हम आगे बढ़ाएंगे तो S1 2 मीटर दिया हुआ है तो यहाँ 2 मीटर रख देंगे। S2 हमें फाइंड आउट करना है, और U1 U2 में हम इसका मान रखेंगे तो 40/80 1/2 प्राप्त होगा, जिसका वर्ग हमें 1/4 प्राप्त होगा। इसको हल करने पर हमें S2 प्राप्त हो रहा है 8 मीटर। तो इस प्रकार हमें इस सूत्र को 2 बार लगाकर दोनों का भाग देने पर हमें 8 मीटर प्राप्त हो रहा है। तो इसका उत्तर ए आ जाएगा हमारे हिसाब से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, इसके द्वारा चौथे एवं तीसरे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात। अब हमें 1 सेकंड में चली गई दूरी का जो सूत्र ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में त्वरण है इसलिए प्लस आएगा, यदि हम मंदन दिया होता तो हम यहाँ पर माइनस भी काम में ले सकते हैं। अब हमें प्रारंभिक जो चाल है शून्य दी हुई है इसलिए u0 आ जाएगा यहाँ पर। अब हमें इसमें पहले निकालेंगे कि चौथे सेकंड में दूरी, और फिर निकालेंगे तीसरे सेकंड में दूरी, और दोनों का भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 7/5। तो इसके अनुसार हमें ए ऑप्शन प्राप्त हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कि एक समान त्वरण से गतिशील किसी वस्तु के विस्थापन समय तथा त्वरण में सही संबंध क्या है। तो इसमें जो संबंध है, जो हमारे सूत्र है, जो गति के जो 3 सूत्र है उनमें से जो फर्स्ट सूत्र है वो इसमें लग जाएगा कि x = ut + ½ at²। यहाँ पर क्या है कि दूरी को स्मॉल s या कैपिटल S माना गया है और त्वरण को f माना गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो भी समीकरण है उसके अनुसार हमारा उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि एक कण द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है, अर्थात दूरी समानुपाती t², तो निम्न में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसे हम क्या करेंगे कि s = kt² लिख देंगे, जहाँ पर k एक नियतांक मान लेंगे। अब इसको हम 2 बार अवकलन करेंगे, तो जब दूरी का 2 बार अवकलन करते हैं तो हमें त्वरण प्राप्त होता है, और 2 बार अवकलन करने पर हमें मिल रहा है 2k, अर्थात त्वरण एक समान मिल रहा है, तो अर्थात हमें एक समान त्वरण प्राप्त हो रहा है। तो हमारा जो उत्तर है उसके अनुसार ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी कण का त्वरण परिवर्तित होता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो
जब त्वरण परिवर्तित होता है तो त्वरण एक सदिश राशि है, तो उसकी दिशा बदलेगी तब भी त्वरण बदल जाएगा, उसका जो परिमाण बदलेगा तो भी त्वरण बदल जाएगा। तो इसके अनुसार हमारा जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा कि दोनों में से एक चीज़ बदलेगी तब बदल जाता है, और दोनों जब साथ बदलते हैं तो भी ये बदल जाता है। तो इसके अनुसार इन चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन सी हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक टेनिस की गेंद किसी ऊंचाई से गिरती है तथा पृथ्वी से टकराकर वापस लौटती है, तो इस प्रक्रिया में त्वरण, वेग और विस्थापन में कौन सी राशि बदलती है। तो इसके अंदर हम क्या समझते हैं कि जो विस्थापन है और वेग है, ये दोनों की जो दिशा है वो तो बदल जाएगी, क्योंकि जब ये नीचे गिर रही होती है तो विस्थापन का और वेग का दिशा नीचे होती है, और जब टकरा के ऊपर जाएगी तो इसका विस्थापन भी और वेग दोनों ही ऊपर की ओर जाएंगे। तो इस स्थिति में दो भौतिक राशियाँ बदल रही है, लेकिन जो यहाँ पर जो त्वरण है वो नहीं बदल रहा, क्योंकि ये जो त्वरण है हमें गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है। तो गुरुत्वीय त्वरण हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर रहता है। तो इस प्रकार हमें जो उत्तर प्राप्त होगा कि इसमें विस्थापन और जो वेग है वो ही बदलेंगे, केवल त्वरण नहीं बदलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 19 है कि परिमाण और दिशा में नियत बल के प्रभाव में गति करते हुए कण का पथ होगा। तो इसमें क्या होगा कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में चलती है तो उस बल की जो दिशा भी है वो भी नियत बताई गई है और परिमाण भी नियत बताया गया है। इसका मतलब वस्तु सरल रेखा में गति करेगी। तो इसका उत्तर आ जाएगा ए। अब यदि इसी क्वेश्चन में हमको दिया होता है कि जो परिमाण है उसका बल का जो परिमाण है वो तो नियत है, और लेकिन दिशा परिवर्तित है, तो उसके हिसाब से हमारा उत्तर चेंज हो जाएगा। जैसे वर्ताकार पथ में गति होती है, तो वर्ताकार पथ में क्या होता है कि जो अभिकेंद्री बल है उसका जो परिमाण है वो हमेशा नियत रहेगा, लेकिन उसकी जो दिशा है हमेशा केंद्र की ओर होती है, इसलिए उसे हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। तो उस स्थिति में हमारा जो उत्तर है वर्ता जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि बल की दिशा भी नियत है और बल का परिमाण भी नियत है। तो इस स्थिति में हमें जो कण का जो पथ मिलेगा वो हमें सरल रेखीय मिलेगा। तो हमारा उत्तर आएगा इसमें ए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कण द्वारा तय किए गए पथ की प्रकृति किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो जो प्रकृति है वो हमें वेग की दिशा और त्वरण की दिशा द्वारा निर्धारित की जाती है। तो दो चीज़ें हमें इसमें चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों का एक वेग और त्वरण दोनों एक साथ दिए हुए नहीं है, तो इसलिए हमारा जो उत्तर है इसमें डी प्राप्त हो रहा है कि वेग भी आवश्यक है और त्वरण भी आवश्यक है। तो दोनों आवश्यक होता है उसकी पथ की प्रकृति बताने के लिए। तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा डी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 50 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ, एक रेलगाड़ी ये इधर है, एक रेलगाड़ी इधर है, परस्पर विपरीत दिशा में 10 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो कि जब वो ट्रेन शुरुआत में उन दोनों ट्रेनों की स्थिति होगी, ये ट्रेन ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। जब ये पार हो जाएगी तो ये वाली जो ट्रेन है ये इधर आ जाएगी, ये इधर चली जाएगी, तो ये ए ट्रेन उधर चली जाएगी, बी इधर आ जाएगी। तो इन दोनों चित्रों से स्पष्ट हो रहा है कि दोनों की लंबाइयों को हमें काउंट करना पड़ेगा। ये दोनों पार की हुई कब मानी जाएगी, जब दोनों की पीछे वाला जो डब्बा है एक दूसरे को पार कर जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि दोनों एक दूसरे को पार कर गए। तो इसलिए हम इन दोनों रेलगाड़ियों की दूरी को जोड़ देंगे। तो 50 + 50 100 मीटर हो जाएगा, और इनका जो आपेक्षिक वेग है 10 + 15 25 होगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए हम माइनस करेंगे और सदिश के हिसाब से माइनस करेंगे, इसलिए हमें 25 प्राप्त होगा। तो 100 में 25 का भाग देंगे, हमें 4 सेकंड प्राप्त हो रहा है। तो 4 सेकंड में एक दूसरे को जो रेलगाड़ियाँ हैं वो पार कर देगी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक वस्तु को 100 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित कर रहे हैं, तो पृथ्वी पर टकराने में कितना समय लगेगा। तो हमारा जो सूत्र है उड्डयन काल का, कि जाने में जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं U/G, और आने में जो समय लगता है उसे में हम U/G बोलते हैं। तो जाने और आने का जो कुल समय वो हमें प्राप्त हो रहा है 2U/G, और इसीलिए इसको हम उड्डयन काल कहते हैं। यहाँ पर उड्डयन काल का मतलब है कि वस्तु कितनी देर हवा में रही है।
तो उस समय को हम बोलते हैं उड्डयन काल। तो हमें प्राप्त हो रहा है 2u/g। तो u की जगह यहाँ पर 100 मीटर आएगा और इसको अपन हल करेंगे तो हमें 20 सेकंड प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसका उड्डयन काल होगा। तो 10 सेकंड जाने में लगेंगे, 10 सेकंड इसको आने में लगेंगे। तो इस प्रकार उड्डयन काल हमें 20 सेकंड प्राप्त होगा, और जो कि उत्तर इसमें बी दिया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि मीनार की चोटी, तो ये इसकी चोटी है। मीनार की चोटी से एक पत्थर पृथ्वी पर गिराया जाता है तो ज़मीन पर पहुंचने में 4 सेकंड समय लगता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो इसमें दूरी वाला जो फॉर्मूला वो हमें काम में लेना है कि x = ut और प्लस हाफ at²। इसमें क्या होगा कि जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो हम इसका प्रारंभिक वेग शून्य लेते हैं, जिसको बोलते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक आ रही है। तो ये फर्स्ट पद इसका कैंसिल हो जाएगा और हमें सिर्फ बचेगा 1/2 at²। और यहाँ पर वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, इसलिए इसको हम एक की जगह गुरुत्वीय त्वरण काम में लेंगे तो g आ जाएगा। इसलिए हमें सूत्र प्राप्त हो रहा है x = 1/2 gt²। अब इसमें हम g का मान 10 काम में ले रहे हैं और t 4 दिया हुआ है, तो उसके अनुसार हमें 80 मीटर प्राप्त हो रहा है। तो इसकी जो मीनार की जो ऊंचाई है वो हमें 80 मीटर प्राप्त होगी, जो कि हमें यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक गेंद को पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में 15 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंका गया है, तब गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? तो अधिकतम ऊंचाई का जो थर्ड सूत्र है उससे हम काम में लेंगे इसको। v² = u² - 2g और h। अब यहाँ पर क्या है कि अंतिम ऊंचाई पर अधिकतम ऊंचाई का जो बिंदु है यहाँ पर v0 होगा, तो इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा 0 = u² - 2gh। और फिर इससे हमें प्राप्त हो रहा है कि h = u² / 2g। अब u यहाँ पर 15 रख देंगे, g यहाँ पर 10 रख देंगे। इसको हल करने पे हमें प्राप्त हो रहा है 11.25 मीटर। तो हमें ए ऑप्शन मिल जाएगा। तो ए ऑप्शन हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि एक समान त्वरण से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का प्रभावित त्वरण। तो वस्तु को बल लगाकर ऊपर फेंका गया तो ऊपर इसका त्वरण आएगा ए, लेकिन यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण भी मौजूद है तो वो नीचे हमेशा ही नीचे होता है। तो वस्तु फिर भी ऊपर जा रही है, अर्थात इसका जो प्रभावित त्वरण है a - g हो जाएगा। तो a - g होने से हमें उत्तर मिल जाएगा सी। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन 25 पूरे हो चुके हैं। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।